हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। आज हम लोग देखेंगे जो पढ़ रहे थे फिजिक्स, उसका हम लोग क्या देखेंगे आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हमने इस फिजिक्स जो पढ़ रहे थे पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग का यह चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आंसर आपको भी बताया, हम अच्छे से बताया है। अब आज हम लोग का होने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेते हैं तो आपके मन में जो भी डाउट है इस टॉपिक को लेकर तो नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्या देखेंगे आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लोग का एग्जाम में पूछा है या पूछने की संभावना है, उसी क्वेश्चन को देखेंगे। क्या देखेंगे आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हम लोग का दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है तो वह दर्पण होगा। जो दर्पण ले लीजिए, उसके सामने किसी भी दूरी पर एक वस्तु रखते हैं, उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, तो वह दर्पण होगा। वह दर्पण कैसा होगा, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। क्या होगा जी, या तो वह समतल होगा या तो वह उत्तल होगा। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है, या तो समतल या तो उत्तल। आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल या तो उत्तल। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला है हम लोग का प्रकाश की किरणें गमन करती है। जो प्रकाश की किरणें हैं वह गमन करती है, किस रेखा में गमन करती है, तो कहेगा सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। जहाँ पूछेगा कि प्रकाश की किरणें गमन करती है तो कहेगा सीधी रेखा में गमन। किस रेखा में गमन करती है, तो कहेगा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। अगला है हम लोग का प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो दो नियम है। कितने नियम है जी, दो नियम है। एग्जाम पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो क्या कहिएगा, कहिएगा दो नियम है। कितने नियम है, तो दो नियम है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला है हम लोग का परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम से। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, दो। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब, सभी एक ही का होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। इसे कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। एग्जाम पूछेगा परिवर्तन कितने नियम होते हैं, तो कहेगा दो नियम होते हैं। परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है तो कहेगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। अगला है हम लोग का प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश कौन सा तरंग है, तो कहेगा विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सा तरंग है जी, विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। पूछेगा प्रकाश कौन सा तरंग है, तो कहेगा विद्युत चुंबकीय तरंग, या एक और होता है अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आखिर समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है जी, काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो कहिएगा काल्पनिक होता है। कैसा होता है बच्चों, तो काल्पनिक होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला है हम लोग का समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत। कितनी होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो कहेगा अनंत होती है। कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो कहेगा अनंत। कितनी होती है, तो अनंत होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला हम लोग का दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र पूछेगा, एगो हम लोग पढ़ेंगे नेत्र में, तो उसमें लेंस सूत्र पूछता है, हर साल पूछता है। ठीक है, इसलिए याद कर लीजिए दर्पण सूत्र है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर ए, 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये कौन सा सूत्र है, दर्पण सूत्र है। कौन सा सूत्र है बच्चों, दर्पण सूत्र है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला है हम लोग का दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। दाढ़ी हम लोग बनाते हैं वह हजामत नहीं होता है, और बनाते हैं लोग, उसमें कौन सा दर्पण लगता है, तो कहेगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण लगता है, अवतल दर्पण। पूछेगा हजामत बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो कहेगा अवतल दर्पण। या दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो कहेगा अवतल दर्पण होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला है हम लोग का किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है,
क्वेश्चन हम लोग क्या है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक किसकी होती है, तो उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है, समतल की अनंत होती है, और अवतल की ऋणात्मक होती है, और उत्तल की क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, एग्जाम में हम लोग से क्या पूछा है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो कहेगा ऑप्शन नंबर बी किसकी होती है, तो समतल उत्तल की होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल की, या ऋणात्मक किसकी होती है, तो कहेगा अवतल की, अनंत किसकी होती है, तो कहेगा समतल दर्पण की। ठीक है, तीनों में से कोई भी आपसे पूछ सकता है। चलिए अगला हम लोग का काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। हम आपको बताया था ना, काल्पना हम लोग कैसा होता है, सीधा होता है, वास्तव में कैसा होता है, उल्टा होता है। तो इसलिए बताया काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है हम लोग का, तो सीधा होता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो कहेगा सीधा होता है। कैसा होता है जी, सीधा होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। अगला है हम लोग का अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। हम लोग का एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो ऋणात्मक। उत्तल का पूछे, देखिए उत्तल का पूछे तो धनात्मक, समतल का पूछे तो अनंत, अवतल का पूछे तो कहेगा ऋणात्मक। अवतल कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है। क्या होता है जी, अवतल का ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला है हम लोग का सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है। जो सूर्य होता है उसे आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है, तो समानांतर होता है। क्योंकि सूर्य से ऐसा ही नहीं प्रकाश आता है हम लोग का, हमारे शरीर पर ऐसा ही नहीं प्रकाश आता है, तो ऐसा कैसा होता है, तो समानांतर होता है। ठीक है, कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है, तो कहेगा समानांतर होता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है, तो कहेगा समानांतर होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं, क्योंकि हम लोग का इतना ही क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कितना, इतने में से आप लोग कितना सही किए हैं। आप लोग अपना कमेंट में राय दीजिए कि हाँ सर हमारा इतना सही हुआ है, मेरा इतना सही हुआ है, मेरा इतना सही हुआ है। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए, क्योंकि जब भी हम आपको वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग का पहला चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब इसके आगे हम लोग लाएंगे दूसरा चैप्टर। हम लोग केमिस्ट्री का भी पहला चैप्टर समाप्त करने पर लग गया है। अब बायोलॉजी का भी क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है। ठीक है, और मैथ का भी समाप्त होने वाला है, और हिंदी में हम लोग का 4 चैप्टर तक हो गया है। ठीक है, अब हम लोग का सब क्या कर रहा है, समाप्त चल रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एकदम शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।